वो आगे बढ़ते हुए खुद से कहता है, ये मामला और पेचीदा होता जा रहा है। क्योंकि वो सब पुलिस ऑफिसर्स थे, इसीलिए उन्हें एहसास हो गया था कि वहाँ ज़रूर कोई डेड बॉडी मिली होगी। लेकिन जितनी बदबू वहाँ से आ रही थी, इससे ये तय था कि वहाँ एक डेड बॉडी नहीं थी। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे थे, वो बदबू और भी तेज़ होती जा रही थी। अर्नव उस लोकेशन पर पहुंचकर देखता है कि पुलिस वाले एक बड़े से गड्ढे के किनारे खड़े थे। वो सभी काफ़ी परेशान और डरे हुए लग रहे थे। अर्नव उनके पास जाता है और उस गड्ढे के अंदर देखता है। अंदर का नज़ारा देखकर अर्नव का सर चकरा जाता है। आखिर क्या था उस गड्ढे के अंदर, और कौन था वो इंसान जो सुहानी के कमरे में आया था? अर्नव पुलिस ऑफिसर्स के पास आता है और उस गड्ढे के अंदर देखता है। अंदर का नज़ारा देखकर अर्नव का सर चकरा जाता है। उस गड्ढे के अंदर एक साथ 7 लोगों की लाशें थीं। उन लाशों को देखकर अर्नव बाकी ऑफिसर्स की तरह शॉक्ड रह जाता है। इंस्पेक्टर शर्मा अर्नव के पास आते हैं। सर, उस हाथ के आसपास खुदाई करने से ये निकला टोटल 7 लाशें हैं। इनकी गर्दन आधी कटी हुई है। इनकी कंडीशन देखकर ऐसा लग रहा है कि इन सब की मौत 3 से 4 दिन पहले हुई है। अर्नव इंस्पेक्टर शर्मा की बात सुनता तो है, लेकिन कोई जवाब नहीं देता। उसके सामने का ये सीन इतना भयानक था कि ऐसा कुछ अर्नव ने अपने करियर में कभी नहीं देखा था। कुछ देर बाद अर्नव बड़ी मुश्किल से खुद को संभालता है। फॉरेंसिक टीम को बुलाओ जल्दी। सर, मैंने उन्हें कॉल कर दिया है, वो बस आते ही होंगे। क्या इन डेड बॉडीज के पास कुछ ऐसा मिला है जिससे इनकी पहचान हो सके, जैसे कोई आईडी कार्ड या कुछ और? नहीं सर, इनके पास ऐसा कुछ भी नहीं मिला है और इनकी बॉडी अब इस हालत में नहीं है कि इन्हें पहचाना जा सके। जिसने भी इनका मर्डर किया है उसने इसकी पूरी तैयारी कर ली थी। अर्नव अपने आसपास देखते हुए कहता है, अभी तो यहाँ बहुत अंधेरा है। एक काम करो, कल सुबह होते ही यहाँ एक और सर्च ऑपरेशन करो। हमें इस जंगल में उस मर्डर तक पहुँचने का कोई ना कोई क्लू जरूर मिलेगा। यस सर। कहकर अपनी दाईं तरफ देखता है और किसी को ढूंढते हुए कहता है, गोपाल। लेकिन गोपाल वहां नहीं था। अर्नव अपने आसपास देखने लगता है। उसे कुछ दूरी पर एक पेड़ के पीछे गोपाल खड़ा दिखाई देता है। अर्नव को समझ नहीं आ रहा था कि गोपाल सबसे दूर वहां क्या कर रहा है। अर्नव चलकर गोपाल के पास जाता है। क्या हुआ गोपाल, तुम ठीक तो हो ना? गोपाल पेड़ के पीछे उल्टियां कर रहा था। वो रुमाल से अपना मुंह पोंछते हुए जवाब देता है, सर, ये सीन देखकर कोई ठीक रह सकता है क्या? अर्नव गोपाल की टांग खींचते हुए कहता अरे, है, तुम इतने में ही डर गए? अभी तो मैं तुम्हें लेकर उस गड्ढे में उतरने वाला हूँ। हमें वहाँ इन्वेस्टिगेशन करनी है। ये सुनते ही गोपाल सदमे में आ जाता है। वो डर से हकलाते हुए कहता है, मैं नहीं जाने वाला उस गड्ढे में, और आप भी मत जाइए सर। आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? ये कोई नॉर्मल मर्डर नहीं है। नॉर्मल मर्डर नहीं है मतलब? गोपाल अपना पसीना पोंछते हुए कहता है, सर, यहाँ एक साथ 7 लाशें मिली हैं और सबके गले आधे कटे हुए हैं। इसका साफ मतलब है कि यहाँ कोई तांत्रिक क्रिया हुई है और इन लोगों की बलि दी गई है। अर्नव गोपाल की बातें सुनकर चौंक जाता है। वो हैरानी से गोपाल को देखते हुए कहता है, बलि दी गई है मतलब? सर, यहाँ के जंगल में कई तांत्रिक और अघोरी अपनी साधनाएं करते हैं। उनमें से कुछ साधनाओं में किसी जानवर या इंसान की बलि दी जाती है। मुझे लगता है कि इन लोगों की भी बलि दी गई है। गोपाल, तुम इतनी श्योरिटी के साथ कैसे कह सकते हो कि इनकी बलि ही दी गई है? ये किसी लोकल गैंग का काम भी तो हो सकता है। सर, जरा उन लाशों को ध्यान से देखिए। उन्हें एक ही तरीके से मारा गया है और उनके शरीर के ऊपर लाल रंग का कोई पाउडर डाला गया है। कौन सा गैंग किसी को मारने से पहले ऐसा करेगा? गोपाल की बात सुनकर अर्नव फिर से उस गड्ढे के किनारे आकर उन लाशों को देखता है। गोपाल बिल्कुल सही कह रहा था। उन डेड बॉडीज पर सच में कुछ लाल पाउडर जैसा लगा था। अब तक वहां फॉरेंसिक टीम भी आ चुकी थी और वो लोग उस गड्ढे के अंदर जाकर उन डेड बॉडीज से सैंपल कलेक्ट कर रहे थे। अर्नव उनमें से एक आदमी से कहता है, बॉडीज के ऊपर लाल पाउडर जैसा क्या है? सर, ये सिंदूर जैसा कुछ लग रहा है। ये सुनकर अर्नव भी सोच में पड़ जाता है। उसे भी अब गोपाल की बात सही लग रही थी, लेकिन पूरी तरह से नहीं। अर्नव खुद से कहता है, हो सकता है किसी अंधविश्वासी इंसान ने बलि के नाम पर इन लोगों का मर्डर कर दिया हो।
वो खामोशी से वहां खड़ा उन लाशों को देखता रहता है। सुबह के 9:30 बजे थे। सुहानी और निशा सेंट थॉमस कॉलेज के कैंपस में खड़े विवेक का इंतजार कर रहे थे। थोड़ी ही देर में विवेक उन दोनों के पास पहुंच जाता है और निशा उस पर गुस्सा होकर कहती है, तुम्हें पता नहीं क्या कि आज हम कितना इम्पोर्टेंट काम करने आए हैं? तुम टाइम पर नहीं आ सकते। अरे ये सब बाद में डिस्कस कर लेंगे, अभी ये बताओ कि प्लान क्या है? प्लान तो स्टार्ट हो चुका है। सुहानी और विवेक हैरानी से निशा को देखने लगते हैं। प्लान स्टार्ट हो गया? लेकिन कब हुआ? जस्ट वेट एंड वॉच। इसके बाद वो तीनों पद्मिनी के बाहर आने का इंतजार करने लगते हैं। थोड़ी देर में पद्मिनी कॉलेज की बिल्डिंग से बाहर निकलती है। पद्मिनी को देखते ही सुहानी थोड़ी घबरा जाती है। उसे पद्मिनी के ऑफिस में हुआ इंसिडेंट याद आ जाता है। सुहानी निशा की तरफ देखती है। इस वक्त निशा के चेहरे पर एक शरारत भरी मुस्कान थी। आज पद्मिनी खुद ही अपनी कार ड्राइव करके कॉलेज आई थी। वो अपनी कार के पास पहुंचती है और कार का दरवाजा खोलकर ड्राइविंग सीट पर बैठ जाती है। कुछ ही पलों में पद्मिनी की कार स्टार्ट होकर आगे बढ़ जाती है। पद्मिनी को वहां से जाते हुए देखकर सुहानी और विवेक परेशान हो जाते हैं। विवेक हड़बड़ाते हुए निशा से कहता है, तुम्हारे प्लान का क्या हुआ? पद्मिनी तो जा रही है। वो कहीं नहीं जाएगी। विवेक और सुहानी कंफ्यूज होकर निशा को देखने लगते हैं। पद्मिनी की कार जो कुछ मीटर ही आगे बढ़ पाई थी, अचानक रुक जाती है। कार के रुकते ही निशा के चेहरे की स्माइल बढ़ जाती है। निशा अपनी आंखों से पद्मिनी की कार की तरफ इशारा करती है। देखो, पद्मिनी तो यही है। ये देखकर विवेक और सुहानी चौंक जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि निशा क्या करने की कोशिश कर रही है। पद्मिनी कार से बाहर निकलती है और अपनी कार के चारों टायर्स को देखने लगती है। उसकी नज़र कार के पीछे वाले राइट टायर पर पड़ती है। वो टायर पंचर हो चुका था। ये देखते ही सुहानी और विवेक निशा को शक भरी नज़रों से देखने लगते हैं। वो समझ गए थे कि ये कारनामा निशा का है। अपने प्लान के हिसाब से निशा पद्मिनी के पास उसकी हेल्प करने के लिए जाने ही वाली थी और हेल्प करने के बहाने उसे पद्मिनी को छूना था। निशा पद्मिनी की तरफ बढ़ने ही वाली थी, तभी पद्मिनी अपने चारों तरफ देखने लगती है। जैसे ही पद्मिनी निशा और उसके दोस्तों की तरफ देखती है, निशा, सुहानी और विवेक पीछे पलट जाते हैं। वो ऐसे बिहेव करते हैं जैसे वो पद्मिनी को देख ही नहीं रहे थे। पद्मिनी अपने आसपास किसी को ना पाकर एक डेविल स्माइल के साथ उस पंचर टायर को देखती है। पद्मिनी की नज़र जब उस टायर पर जाती है तो सुहानी, निशा और विवेक तिरछी नज़रों से पद्मिनी को देखने लगते हैं। वो देखते हैं कि पद्मिनी के उस टायर को देखते ही वो टायर अपने आप ठीक हो जाता है। कुछ ही पलों में वो पंचर टायर बिल्कुल नया सा हो गया था। पद्मिनी ये देखकर मुस्कुराती है और कार में बैठकर वहां से चली जाती है। सुहानी, विवेक और निशा को ये देखकर जैसे सदमा लग गया था। वो आंखें फाड़े वहीं पर खड़े थे। वो तो पद्मिनी पर बस एक छोटा सा टेस्ट करना चाहते थे, लेकिन जो उन्होंने अभी अभी देखा था उसे देखकर उनके होश उड़ गए थे। वहीं पद्मिनी कार के मिरर से उन तीनों का हैरान चेहरा देख रही थी। बेवकूफ बच्चे, तुम जानते भी नहीं हो कि तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। इधर सुहानी, निशा और विवेक अब तक सदमे से बाहर नहीं आए थे। उनके मन में थोड़ा भी शक नहीं था कि पद्मिनी सिंघानिया एक नॉर्मल इंसान नहीं है। पद्मिनी के जाने के कुछ देर बाद वो तीनों इस सदमे से बाहर आते हैं। विवेक घबराहट भरी आवाज में कहता है, यार, जो मैंने अभी अभी देखा, क्या वो सच है? नहीं, ये सच नहीं है। ये सच हो ही नहीं सकता। हम तीनों सपना ही देख रहे हैं। ऐसा रियल में थोड़ी होता है। यार, ये भूतनी है या मैकेनिक? 1 सेकंड में टायर रिपेयर कर दिया। सुहानी इस इंसिडेंट से ज्यादा अफेक्टेड नहीं थी। उसे इस बात का अंदाजा पहले ही हो गया था कि पद्मिनी के साथ कुछ तो गड़बड़ है। वो निशा को शाबाशी देते हुए कहती है, ग्रेट निशा, तुम्हारा प्लान तो माइंड ब्लोइंग था, ये काम कर गया। सुहानी की बात सुनकर निशा मन ही मन सोचती है, अरे यार, अब इनको कैसे बताऊं कि ये तो मेरे प्लान में था ही नहीं। मैंने तो कुछ और ही सोच कर रखा था। यहाँ तो ऐसा तुक्का लग गया जो मैंने मारा ही नहीं था। रियली निशा, ये तो वाकई में बहुत अच्छा प्लान था। सुहानी और विवेक से तारीफ पाकर निशा सोच में पड़ जाती है। वो अपने मन में कहती है, कोई बात नहीं, मैं इनको क्यों बताऊं कि ये मेरा प्लान नहीं था। फ्री की तारीफ मिल रही है, ले लेती हूँ।
ये सोचकर निशा शेखी मारते हुए कहती है, हाँ तो क्या, आज तक मेरा कोई प्लान फेल हुआ है जो आज होता? तुमको पता है मैंने कितनी मेहनत की थी इस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए। विवेक निशा को बचपन से जानता था। निशा के अंदाज से विवेक को उस पर शक होता है और वो निशा से कहता है, लेकिन कल तो तुम्हारा प्लान कुछ और ही था। तुम तो रुद्राक्ष पहने हुए पद्मिनी को छूकर टेस्ट करने वाली थी। निशा अब नर्वस हो जाती है, लेकिन अगले ही पल खुद को संभालते हुए कहती है, मैंने लास्ट मोमेंट अपना प्लान चेंज कर लिया था। जीनियस लोगों की यही पहचान होती है, वो अपना पूरा प्लान किसी को नहीं बताते और उनका प्लान भी हमेशा तैयार रहता है। सुहानी बीच में ही टोकते हुए कहती है, चलो हमें ये तो पता चल गया है कि पद्मिनी के साथ कुछ तो गड़बड़ जरूर है। तो क्या पद्मिनी ही वो साया है? अभी हम कुछ कह नहीं सकते, ये हो भी सकता है और नहीं भी। रात के 8 बजे थे। शिमला के जंगल के बीच सुनसान सड़क पर एक ब्लैक कार बड़ी तेजी से चल रही थी। जंगल के सन्नाटे में उस कार के चलने की आवाज़ साफ साफ सुनाई दे रही थी। कुछ दूरी तय करने के बाद पक्की सड़क खत्म हो जाती है और वो कार उतनी ही तेजी से ऊबड़ खाबड़ जमीन पर चलने लगती है। वो कार बड़े बड़े चट्टानों और गुफाओं के बीच कच्चे रास्ते पर चल रही थी। चारों तरफ अंधेरा था। रोशनी के नाम पर सिर्फ कार की हेडलाइट जल रही थी। कुछ आगे चलने पर कार की हेडलाइट जलने और बुझने लगती है और फिर हेडलाइट पूरी तरह से बुझ जाती है। हेडलाइट बंद होने पर भी कार की स्पीड बिल्कुल भी कम नहीं होती। ऐसा लग रहा था जैसे ड्राइवर को रास्ता देखने के लिए रोशनी की ज़रूरत ही नहीं है। थोड़ी देर बाद वो कार एक जगह पर आकर रुक जाती है, क्योंकि उससे आगे कार नहीं जा सकती थी। कार से एक आदमी निकलता है। उसकी हाइट लगभग 6 फीट थी। उसने ब्लैक लेदर जैकेट पहना हुआ था। अंधेरा होने के कारण उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। वो आदमी पहाड़ी पर चढ़ने लगता है। कुछ ऊंचाई पर आसानी और बड़ी तेजी से चढ़ने के बाद वो एक बड़ी सी गुफा के सामने रुक जाता है। फिर वो आदमी अंदर जाता है। गुफा के अंदर अंधेरा था। उस आदमी के वहां पहुंचते ही एक गरजती हुई आवाज सुनाई देती है, युवराज दीवान, कई सालों बाद आज यहाँ क्या करने आए हो? वो आदमी कुछ कदम और आगे बढ़ता है और एक मशाल की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ती है। वो आदमी और कोई नहीं बल्कि युवराज ही था। आखिर युवराज उस गुफा में किससे मिलने गया था और क्या अर्नब उन मर्डर्स की थ्योरी को सुलझा पाएगा? आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर और साया अ कर्स्ड लव स्टोरी के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।